हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12th बायोलॉजी लेसन नंबर सेकेंड मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। मानव नर जनन तंत्र। मानव नर जनन तंत्र बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्लास 10th के लिए भी है। इसी में देखिए, तो सबसे पहले जब हम मानव जनन पढ़ रहे हैं तो हमें जनन की परिभाषा आनी चाहिए। व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन क्या है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है। अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, जनन कहलाता है। तो जनन तो ये हो गया। अब मेन टॉपिक तो हमारा ये है, मानव नर जनन तंत्र क्या कहलाता है। मानव, देखिए, जो मनुष्य होता है वह एक विकसित कॉर्डेटा प्राणी है। इसमें एक जोड़ी वृषण प्रमुख जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो वृषण हैं ये मनुष्य के प्रमुख जनन अंग कहलाते हैं। और शेष अंग जितने भी रहते हैं उन्हें सहायक जनन अंग कहते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार के हैं। देखिए, फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे सबसे पहले हम, वृषण कोश क्या कहलाता है। वृषण कोश ये त्वचा का बना हुआ एक थैलीनुमा कोश होता है। देखिए, ये त्वचा का बना होता है और ये थैलीनुमा, एक थैली की समान संरचना होती है, कोश होता है, जो कि त्रिस्तरीय होता है, अर्थात 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला वाला जो स्तर होता है वह पहला स्तर पतला रोम युक्त होता है, जो कि त्वचा से बना होता है, पतला रोम युक्त होता है। दूसरा स्तर होता है वह संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक का बना होता है। जो तीसरा स्तर होता है वह अधोत्वचीय जाल का बना हुआ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो वृषण कोश है ये त्रिस्तरीय एक संरचना होती है। नेक्स्ट है आगे, इसी में है कि जो वृषण कोश है, वृषण कोश 2 अर्ध भागों में डिवाइड रहता है, यानी कि 2 अर्ध भागों में बटा रहता है। प्रत्येक अर्ध भाग में एक वृषण स्थित रहता है। ऐसी संरचना होती है, एक एक अर्ध भाग में एक एक वृषण स्थित होते हैं। आगे, जो वृषण कोश होता है इसका तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अर्थात ये क्या करता है, ताप नियामक का कार्य करता है। जैसे ही सर्दियों में तापमान कम होगा तो इसका भी तापमान कम होने लगता है और ये धीरे धीरे शरीर के पास आने लगते हैं। और जैसे गर्मियों के समय जैसे तापमान ज्यादा अधिक होगा तो ये तापमान को नियंत्रण करने के लिए नीचे को आ जाते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं ये थर्मो रेगुलेटर का कार्य भी करता है, अर्थात ताप नियामक का कार्य भी करता है वृषण कोश। अब नेक्स्ट है, अब वृषण कोश है, वृषण कोश के अंदर पाए जाते हैं वृषण। तो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ लेंगे हम, वृषण क्या है। वृषण, देखिए, वृषण मनुष्य के प्रमुख जनन अंग होते हैं। एक जोड़ी वृषण मनुष्य के प्रमुख जनन अंग होते हैं, जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे, लंबे और 2.5 सेंटीमीटर मोटे होते हैं, जिनका भार मात्र 20 से 25 ग्राम होता है। 20 से 25 ग्राम भार वाले होते हैं। ये अंडाकार होते हैं, यानी कि अंडे के आकार की संरचना होते हैं। ये क्या होते हैं, एक संयोजी ऊतक के बने होते हैं। संयोजी ऊतक के बने हुए होते हैं। इनके अंदर 2 या 3 संयोजी ऊतक की नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। इन शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्रजनन की क्रिया होगी, जिनके कारण क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होता है। और इनके अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। सर्टोली कोशिका का कार्य होता है कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, सुरक्षा, ऑक्सीजन आदि प्रदान करना इनका कार्य होता है, जिस कारण इन्हें नर्स सेल भी कहा जाता है। नर्स सेल यानी कि नर्स कोशिका या पोषी कोशिका भी कहा जाता है। नर्स कोशिका या पोषी सेल कहते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर क्या होता है, ये एक इनहेबिन नाम का एक प्रोटीन हार्मोन स्रावित करते हैं। इनहेबिन नाम का एक प्रोटीन हार्मोन का स्रावण करते हैं, ये जो कि शुक्राणु को सुरक्षा तथा आरक्षण प्रदान करते हैं। इनके अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। इन अंतराली कोशिकाओं से ही
इन अंतराली कोशिकाओं को लीडिक सेल कहते हैं। लीडिक 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 सेल कहते हैं। इन लीडिक सेल्स के से ही नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है। टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है। अतः हम कह सकते हैं जो नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसका स्रावन लीडिक कोशिकाओं से होता है। वृषण की लीडिक कोशिकाओं से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है। अब नेक्स्ट है कि जो वृषण के ऊपरी भाग में यानी कि ऊपरी स्राव पर पाए जाते कोमा के आकार की संरचना होती है जो अधिवृषण। तो हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, थर्ड हेडिंग, अधिवृषण क्या कहलाता है। देखिए वृषण के ऊपरी भाग में, देखिए जी वृषण है, इसका जो ऊपरी भाग है जी, वृषण के ऊपरी भाग में एक कोमा के आकार यानी कि ऐसी कोमा के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण ये क्या होता है, ये लगभग 6 मीटर लंबी संरचना होती है। 6 मीटर लंबी, इतनी अधिक संरचना, इतनी लंबी संरचना है जो कि क्या होता है अति कुंडलित होकर अति कुंडलित हो जाता है जी, जिसके कारण ये मात्र 4 सेंटीमीटर संरचना बना लेता है। 4 सेंटीमीटर एक कोमा के आकार की कुंडलित संरचना बनाएगा, जिस कारण इसे क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें, अधिवृषण ये कहाँ में खुल रहा है, ये खुल रहा है शुक्रवाहिनी में। तो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ लेंगे हम शुक्रवाहिनी। फोर्थ हेडिंग है, बिल्कुल पूरा सीक्वेंस से चल रहा है, पूरे क्रम से पढ़ेंगे ये पूरा। तो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या कहलाता है, देखिए अधिवृषण के पश्च भाग से, जो अधिवृषण है इसके जो पश्च भाग है, तो हम कह सकते हैं अधिवृषण के पश्च भाग से लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी संरचना निकलती है। 45 सेंटीमीटर नलिका युक्त एक संरचना होती है जिसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। यह है शुक्रवाहिनी, जो कि आगे चलकर मूत्राशय से होते हुए, जो मूत्राशय है इससे जो आगे होते हुए यहाँ पर शुक्राशय में खुलती है। यहाँ पर तो हम पढ़ेंगे शुक्राशय, लेकिन इसी के अंदर थोड़ी और भाषा है कि शुक्रवाहिनी का कार्य क्या होता है। देखिए जो शुक्रवाहिनी है इसके अंदर कुछ बिली पाए जाते हैं जिसे कहते हैं रसांकुर। ऐसी रोमावी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि शुक्राणु को शुक्रवाहिनी में आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। वो शुक्रवाहिनी में पाए जाते हैं जिनके सीलिया भी कहलाते हैं। जो सीलिया क्या करते हैं, शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अब आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हम, ये शुक्रवाहिनी कहाँ खुली, शुक्राशय में। तो नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी हमारी शुक्राशय। फिफ्थ हेडिंग है शुक्राशय क्या कहलाता है। देखिए शुक्राशय एक मानव शरीर में पाए जाने वाली एक ऐसी ग्रंथि है जो कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है, तो सीधा आंसर आएगा शुक्राशय। देखिए शुक्राशय क्या कहलाता है, शुक्राशय एक द्विपालित संरचना होती है। द्विपालित यानी कि दो पालियों में डिवाइड रहता है जी, ऐसा ये द्विपालित संरचना होती है जो गहरे रंग की होती है। ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। हम कह सकते हैं शुक्राशय लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी एक द्विपालित संरचना होता है। ये एक हल्के क्षारीय पदार्थ का स्रावन करता है, हल्के पीले क्षारीय पदार्थ का स्रावन करता है। शुक्राशय क्या करता है, हल्के पीले क्षारीय पदार्थ का स्रावन करता है। आगे है, ये वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। 60 से 70% भाग बनाता है ये वीर्य का शुक्राशय। शुक्राशय के अंदर फ्रक्टोज और सेमिनोजेलिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। जो फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज शर्करा क्या करती है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करेगी। और जो सेमिनोजेलिन रहता है, सेमिनोजेलिन ये शुक्राणु को आरक्षण और सुरक्षा आदि प्रदान करने का कार्य करती है। अब नेक्स्ट आ जाएगी शुक्राशय के बाद हम पढ़ेंगे मूत्र मार्ग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है ये है मूत्र मार्ग, यहाँ पर 6 नंबर हेडिंग है मूत्र मार्ग। ये मूत्र मार्ग क्या कहलाता है, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे पूरा कि मूत्र मार्ग ये मलाशय से, देखिए सॉरी मूत्राशय से होते हुए ये मूत्र मार्ग ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी संरचना है जो कि
मूत्राशय से स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ से मूत्राशय से प्रारंभ होती है और यहाँ पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा मूत्र जनन छिद्र तक आती है। इसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग में वीर्य तथा मूत्र दोनों आ सकते हैं, आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम शिश्न। 7 नंबर हेडिंग है शिश्न क्या कहलाता है। शिश्न पुरुषों का जो शिश्न होता है वह उत्थानशील एक मैथुन अंग होता है जो कि बेलनाकार होता है। ये सामान्य अवस्था में क्या रहता है? शिथिल रहता है, लेकिन जैसे उत्तेजना होगी जिसके कारण ये कठोर एवं इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। आगे शिश्न के अंदर कुछ रक्त कोटर पाए जाते हैं। देखिए जो शिश्न है इसमें कुछ ऐसे रक्त कोटर पाए जाते हैं जो कि सामान्य अवस्था में खाली रहते हैं, सामान्य अवस्था में खाली रहते हैं, जिसके कारण ये शिथिल रहता है। जब इसमें रक्त फिल हो जाता है यानी कि ब्लड फिल हो जाएगा, जिसके कारण ये उत्थानशील और कठोर हो जाता है। इस प्रकार जी हो गया है हमारी शिश्न तक हो गए। अब नेक्स्ट हेडिंग है वो है सहायक जनन ग्रंथि। अब हम सहायक जनन ग्रंथियों पर चर्चा करेंगे। सहायक जनन ग्रंथि क्या है? नरजनन तंत्र में कौन कौन सी सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सहायक जनन ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स। 8 नंबर हेडिंग है। बस ये 8 हेडिंग लिख देना तो 5 में से 5 नंबर क्लियर होंगे विद डायग्राम के। डायग्राम यहाँ लेफ्ट राइट एक साइड बनाओ तो ज्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट देखिए मनुष्य जो मानव नरजनन तंत्र है इसमें निम्नलिखित तीन सहायक जनन ग्रंथियां हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोस्ट। प्रोस्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट, चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि मलाशय के आधारीय भाग के चारों ओर पाए जाने वाली एक छोटी सी संरचना होती है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि यह हल्का अम्लीय पदार्थ का व सफेद पदार्थ का चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करती है। ये वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग बनाती है। 25 से 30% भाग बनाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि कहलाती है। एक बार रिपीट, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या कहलाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि मलाशय के पास स्थित कई अनेक पिंडों से मिलकर एक संरचना बनती है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। यह हल्के अम्लीय व चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करती है जो कि वीर्य का 25 से 30% भाग बनाती है। नेक्स्ट है काउपर ग्रंथि क्या कहलाती है? काउपर ग्रंथि, देखिए काउपर ग्रंथि के प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित एक छोटी सी संरचना होती है जिसे कहते हैं काउपर ग्रंथि। एक काउपर ग्रंथि क्या करती है? एक हल्के चिपचिपे क्षारीय पदार्थ का श्रावण करती है। ये वाली कर रही थी अम्लीय पदार्थ का, ये करती है क्षारीय पदार्थ का श्रावण करती है, जिस कारण जो मूत्र मार्ग होता है वह क्षारीय हो जाता है और शुक्राणु को संरक्षण प्रदान होता है। यदि मूत्र मार्ग अगर मान लो कि अम्लीय होगा, जिसके कारण क्या होगा? जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे, तब क्या होता है? ये क्षारीय पदार्थ का श्रावण करती है और मूत्र मार्ग कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। लास्ट हेडिंग है पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि क्या कहलाती है? देखिए ये तो बहुत सिंपल हेडिंग है। पेरिनियल ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो कि विशिष्ट गंध युक्त रसायन का श्रावण करती है, इसे कहते हैं पेरिनियल ग्रंथि। तो आज हमने नरजनन तंत्र को पूरा नरजनन तंत्र बहुत ही अच्छी डिटेल से पढ़ा है, अच्छी साधारण सी भाषा में। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम माता जनन तंत्र को भी सेम ऐसी भाषा में विद डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। करो बंद बस।